राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर बने कानून के ऊपर कांग्रेस 1937 के अपने रिजोल्यूशन को रख रही है। हम जानते हैं इसी राहुल गांधी जी ने अपने एक बंद बैठक में यह ऐलान किया था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने कहा था हां हम मुसलमानों की पार्टी है, मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि देश को आप इस प्रकार वंदे मातरम के माध्यम से विभाजित करने की कोशिश करें। The biggest strength of this country is the fact that our women. लेकिन हवा एक और है जो चल रही है। जेन-ज़ी को अपने पाले में करने के साथ ही कांग्रेस जुटी है आधी आबादी तक अपनी पहुंच बढ़ाने को लेकर। जो कांग्रेस शाहबानो केस में कभी शरिया लॉ के हिमायती कट्टरपंथी मौलानाओं के आगे झुक गई थी, उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मनुस्मृति का हवाला देते बेटियों की स्वतंत्रता को कटघरे में बताते हैं। मनुस्मृति, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. तो क्या राहुल गांधी का फॉर्मूला साफ हो चुका है? देश की एससी, ओबीसी और मुस्लिम आबादी को राहुल गांधी ने सत्ता का फॉर्मूला बना दिया है। राहुल गांधी मनुस्मृति का जिक्र करते हैं और शरिया लॉ की चर्चा नहीं करते। बीजेपी कहती है कि शाहबानों के हक को न देने वाले बेटियों के अधिकार की बात करते हैं। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस का एक लक्ष्य है हिंदुओं को जाति में बांटो और मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ साधो। तो क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूरे गायन के विरोध और मनुस्मृति के चर्चा के साथ कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के पत्ते खोल दिए? मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू एकजुटता पर वार। फिलहाल तो वंदे मातरम विवाद में पड़ने वाली कांग्रेस के नेताओं की भाषा, भाष्य और भावार्थ तीनों बिगड़े हुए हैं। क्या अमित शाह की इतनी औकात हो गई, हैसियत हो गई भगोड़े की कि सरदार पटेल को राष्ट्र विरोधी कह देगा और ये देश बर्दाश्त कर लेगा? आप मुझे बताइए, कौन बर्दाश्त करेगा सरदार पटेल को, अमित शाह जैसे आदमी का? ये तो चलो गृह मंत्री बन गया है, औकात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुजरात के किसी पत्रकार को बुला लो, वो बता देंगे इनकी असलियत। विद्वान कहते हैं कि भाषा व्यक्ति का चरित्र बताती है और शब्द व्यक्ति की आत्मा। पवन खेड़ा पहली बार संसद पहुंचे हैं और वो राज्यसभा सांसद हैं। वो उत्साह में है, पर सच ये है कि अति उत्साह भीतर की बेचैनी, कुंठा और तिलमिलाहट को बाहर ला देता है। तो क्या वाकई कांग्रेस बेचैन है? इसकी वजह क्या है? वजह है एक आंकड़ा, जेन-ज़ी वाला आंकड़ा। देश में बिहार वो सूबा है जहां सबसे ज्यादा जेन-ज़ी आबादी है, करीब 37%। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल जहां 30% आबादी जेन-ज़ी की है और महाराष्ट्र में 25%। इन तीनों ही राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और कांग्रेस को मिले वोट भी देख लीजिए। बिहार में बीजेपी को 21% वोट मिले तो कांग्रेस को महज 9%। बंगाल में कांग्रेस को 4% वोट मिले तो बीजेपी को 39%। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 26% वोट मिले तो कांग्रेस को 16%। कांग्रेस को भरोसा है कि हिंदू वोटों को जाति में बांटकर और वंदे मातरम पर मुस्लिम तुष्टीकरण को साधकर वो सत्ता का ठीक ठाक गणित बिठा सकती है। लेकिन हिंदू धर्म का जिक्र करते हुए महिला अधिकारों की बात करने वाले राहुल गांधी से बीजेपी के सवाल दूसरे हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई। हमारी धार्मिक सोच में ही न सिर्फ हम ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही हमारे धर्म में हम माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा माँ का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो।
इसमें शक नहीं कि चाहे यूपी का 2027 का रण हो या 2029 के लोकसभा चुनाव, दोनों में ही युवा और खासकर जेन जी पर फोकस ज्यादा है। देश में 15 से 29 वर्ष की युवा आबादी यानी जेन जी जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मोदी और राहुल गांधी के फॉलोअर्स कितने हैं, जरा इसे देखिए। एक्स पर पीएम मोदी को करीब 10 करोड़ 70 लाख लोग फॉलो करते हैं, जबकि राहुल गांधी के फॉलोअर्स 2 करोड़ 80 लाख हैं। इंस्टाग्राम पर भी पीएम मोदी के फॉलोअर्स राहुल गांधी के तुलना में 10 गुना ज्यादा है, यानी मोदी को फॉलो करने वाले 10 करोड़ 60 लाख के करीब लोग हैं, तो राहुल गांधी के फॉलोअर्स 1 करोड़ 26 लाख हैं। यूट्यूब पर भी मोदी राहुल के तुलना में 3 गुना ज्यादा ताकतवर दिखते हैं। मोदी के फॉलोअर्स 3 करोड़ 10 लाख हैं, तो राहुल के सिर्फ 1 करोड़। और फेसबुक पर तो हाल ये है कि मोदी के फॉलोअर्स 5 करोड़ से ज्यादा हैं, जबकि राहुल गांधी के सिर्फ 75 लाख। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। अगर सोशल मीडिया भी पॉपुलैरिटी और युवाओं के बीच स्वीकार्यता का पैमाना माना जाए, तो उसमें भी मोदी कहीं आगे दिखते हैं। मुद्दा उम्र से ज्यादा विजन का है। 12 वर्षों में मोदी के विजन में भारत के ट्रांसफॉर्मेशन को देश और दुनिया ने देखा है, जबकि दूसरी तरफ के विजन सिवाय जातीय राजनीति और वोट बैंक के तुष्टीकरण के खेल और हिंदू धर्म पर निशानेबाजी के और कुछ नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर बने कानून के ऊपर कांग्रेस 1937 के अपने रिजोल्यूशन को रख रही है। हम जानते हैं इसी राहुल गांधी जी ने अपने एक बंद बैठक में यह ऐलान किया था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने कहा था हां हम मुसलमानों की पार्टी है, मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि देश को आप इस प्रकार वंदे मातरम के माध्यम से विभाजित करने की कोशिश करें। The biggest strength of this country is the fact that our women. लेकिन हवा एक और है जो चल रही है। जेन जी को अपने पाले में करने के साथ ही कांग्रेस जुटी है आधी आबादी तक अपनी पहुंच बढ़ाने को लेकर। जो कांग्रेस शाहबानो केस में कभी शरिया लॉ के हिमायती कट्टरपंथी मौलानाओं के आगे झुक गई थी, उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मनुस्मृति का हवाला देते बेटियों की स्वतंत्रता को कटघरे में बताते हैं। मनुस्मृति, which says clearly in childhood a female must be subject to her father. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. तो क्या राहुल गांधी का फॉर्मूला साफ हो चुका है? देश की एससी, ओबीसी और मुस्लिम आबादी को राहुल गांधी ने सत्ता का फॉर्मूला बना दिया है। राहुल गांधी मनुस्मृति का जिक्र करते हैं और शरिया लॉ की चर्चा नहीं करते। बीजेपी कहती है कि शाहबानों के हक को न देने वाले बेटियों के अधिकार की बात करते हैं। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस का एक लक्ष्य है हिंदुओं को जाति में बांटो और मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ साधो। तो क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूरे गायन के विरोध और मनुस्मृति के चर्चा के साथ कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के पत्ते खोल दिए? मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू एकजुटता पर वार। फिलहाल तो वंदे मातरम विवाद में पड़ने वाली कांग्रेस के नेताओं की भाषा, भाष्य और भावार्थ तीनों बिगड़े हुए हैं। क्या अमित शाह की इतनी औकात हो गई, हैसियत हो गई भगोड़े की कि सरदार पटेल को राष्ट्र विरोधी कह देगा और यह देश बर्दाश्त कर लेगा? आप मुझे बताइए, कौन बर्दाश्त करेगा सरदार पटेल को, अमित शाह जैसे आदमी का? ये तो चलो गृह मंत्री बन गया है, औकात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुजरात के किसी पत्रकार को बुला लो, वो बता देंगे इनकी असलियत। विद्वान कहते हैं कि भाषा व्यक्ति का चरित्र बताती है और शब्द व्यक्ति की आत्मा। पवन खेड़ा पहली बार संसद पहुंचे हैं और वो राज्यसभा सांसद हैं। वो उत्साह में हैं।
पर सच ये है कि अति उत्साह भीतर की बेचैनी, कुंठा और तिलमिलाहट को बाहर ला देता है। तो क्या वाकई कांग्रेस बेचैन है? इसकी वजह क्या है? वजह है एक आंकड़ा, जेन ज़ी वाला आंकड़ा। देश में बिहार वो सूबा है जहां सबसे ज्यादा जेन ज़ी आबादी है, करीब 37%। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल जहां 30% आबादी जेन ज़ी की है और महाराष्ट्र में 25%। इन तीनों ही राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और कांग्रेस को मिले वोट भी देख लीजिए। बिहार में बीजेपी को 21% वोट मिले तो कांग्रेस को महज 9%। बंगाल में कांग्रेस को 4% वोट मिले तो बीजेपी को 39%। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 26% वोट मिले तो कांग्रेस को 16%। कांग्रेस को भरोसा है कि हिंदू वोटों को जाति में बांटकर और वंदे मातरम पर मुस्लिम तुष्टीकरण को साधकर वो सत्ता का ठीक ठाक गणित बिठा सकती है। लेकिन हिंदू धर्म का जिक्र करते हुए महिला अधिकारों की बात करने वाले राहुल गांधी से बीजेपी के सवाल दूसरे हैं। मैं ये भी जानती हूं कि कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई। हमारी धार्मिक सोच में ही न सिर्फ हम ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही हमारे धर्म में हम माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा माँ का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो। इसमें शक नहीं कि चाहे यूपी का 2027 का रण हो या 2029 के लोकसभा चुनाव, दोनों में ही युवा और खासकर जेन ज़ी पर फोकस ज्यादा है। देश में 15 से 29 वर्ष की युवा आबादी यानी जेन ज़ी जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मोदी और राहुल गांधी के फॉलोअर्स कितने हैं जरा इसे देखिए। एक्स पर पीएम मोदी को करीब 10 करोड़ 70 लाख लोग फॉलो करते हैं, जबकि राहुल गांधी के फॉलोअर्स 2 करोड़ 80 लाख हैं। इंस्टाग्राम पर भी पीएम मोदी के फॉलोअर्स राहुल गांधी की तुलना में 10 गुना ज्यादा है, यानी मोदी को फॉलो करने वाले 10 करोड़ 60 लाख के करीब लोग हैं तो राहुल गांधी के फॉलोअर्स 1 करोड़ 26 लाख हैं। यूट्यूब पर भी मोदी राहुल की तुलना में 3 गुना ज्यादा ताकतवर दिखते हैं। मोदी के फॉलोअर्स 3 करोड़ 10 लाख हैं तो राहुल के सिर्फ 1 करोड़। और फेसबुक पर तो हाल ये है कि मोदी के फॉलोअर्स 5 करोड़ से ज्यादा हैं, जबकि राहुल गांधी के सिर्फ 75 लाख। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। अगर सोशल मीडिया भी पॉपुलैरिटी और युवाओं के बीच स्वीकार्यता का पैमाना माना जाए तो उसमें भी मोदी कहीं आगे दिखते हैं। मुद्दा उम्र से ज्यादा विजन का है। 12 वर्षों में मोदी के विजन में भारत के ट्रांसफॉर्मेशन को देश और दुनिया ने देखा है, जबकि दूसरी तरफ के विजन सिवाय जातीय राजनीति और वोट बैंक के तुष्टीकरण के खेल और हिंदू धर्म पर निशानेबाजी के और कुछ नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।